गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच बातचीत के बाद भारत और श्रीलंका ने पहली बार एक बड़े रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही श्रीलंका ने भारत के साथ अटूट दोस्ती पर मोहर लगा दी है। कोलंबो में बैठक के दौरान भारत और श्रीलंका ने कई महत्वपूर्ण समझौतों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया है। इनमें त्रिकोमाली को एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना और बहुक्षेत्रीय विकास के लिए श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र को भारतीय अनुदान सहायता प्रदान करना शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शनिवार को राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने के बाद दिसानायके ने कहा कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्रीलंका सरकार ने उन्हें श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मान के बिल्कुल हकदार है। हमारा मजबूत विश्वास है कि यह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। कोलंबो में द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायके के साथ संपूर्ण और ऊर्जा परियोजना का भी वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। आपको बता दें कि दिसानायके पिछले साल श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी नेता हैं जो उनके पदभार ग्रहण करने के बाद श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को श्रीलंका में कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व औपचारिक स्वागत किया गया। श्रीलंका ने पहली बार किसी अतिथि गणमान्य को यह सम्मान दिया है, जिससे ऐतिहासिक और दोनों पड़ोसियों के बीच गहरे होते संबंधों का प्रतीक बन गया। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि श्रीलंका के भव्य इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर विशेष स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर औपचारिक स्वागत किया गया। हमारे लोगों के साझा भविष्य आपसी समृद्धि के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय चर्चाएं होंगी। इस स्वागत ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ने पर केंद्रित यात्रा की शुरुआत को महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मध्य में स्थित ऐतिहासिक स्वतंत्रता चौक पर भव्य औपचारिक स्वागत किया गया। यह किसी विदेशी नेता को दिया गया पहला ऐसा सम्मान है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने चौक पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी बैंकॉक की अपनी यात्रा खत्म करने के बाद कल शाम कोलंबो पहुंचे थे। वहां उन्होंने बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक्स पर कहा कि राष्ट्रपति दिसानायके ने कोलंबो के स्वतंत्रता चौक पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार था जब किसी विदेशी नेता का स्वतंत्रता चौक पर इस तरह से स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा ऐसे समय में हो रही जब यह द्वीपीय देश आर्थिक संकट से उबर रहा है। 3 साल पहले श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा था। भारत ने उसे $4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच वार्ता के बाद माना जा रहा है कि यह ऋण पुनर्गठन पर श्रीलंका को भारत सहायता देगा और करेंसी एक्सचेंज पर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौता होगा। आइए हम बात करें ईरान के चाबार बंदरगाह की। ईरान के चाबार बंदरगाह पर भारत की बढ़त को बड़ा झटका लग सकता है। चीन की नज़र ईरानी पोर्ट पर लग गई है, जिससे भारत ने तैयार किया है। इस बंदरगाह को पाकिस्तान में चीन निर्मित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना चल रही है। इसके लिए ईरान ने ही चीन को सुझाव दिया है। MEMRI की रिपोर्ट के अनुसार बीते 13 मार्च को चाबार फ्री जोन संगठन के निदेशन मंडल के अध्यक्ष और CEO मोहम्मद सईद अरबावी ने ईरान में चीन के राजदूत काओ पेंडुए से मुलाकात की थी, जिसमें ईरान और चीन के बीच 25 साल के समझौते को लेकर चर्चा हुई है। ईरानी अधिकारी ने चीनी राजदूत को बताया कि ग्वादर में चीन की मौजूदगी चाबार को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए रणनीतिक अवसर प्रदान करती है। इससे तुर्की और यूरोप तक आसान पहुंच की सुविधा मिलती है। ईरानी समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट में अरबावी के हवाले से कहा गया कि अगर हम सरकार को चाबार रिमदान रेलवे परियोजना शुरू करने और इसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जोड़ने को मना सकते हैं तो ईरान के बड़ा वाणिज्यिक अवसर बन सकता है। चाबार पर चीन की सक्रियता से भारत की चिंता बढ़ सकती है। ईरान के चाबार पोर्ट को भारत ने तैयार किया और इससे पाकिस्तान में मौजूद चीनी ग्वादर पोर्ट का जवाब समझा जाता है। बलूचिस्तान में हिंसा और पाकिस्तानी सेना की लूट के चलते चीन का ग्वादर बंदरगाह अभी तक शुरू नहीं हो सका है, जबकि भारत के बनाए चाबार से व्यापार शुरू हो गया है। चाबार बंदरगाह के जरिए भारत को मध्य एशिया तक पहुँच मिलती है। इस तरह यह चीन पर बढ़त देता है। चाबार बंदरगाह परियोजना में चीन के शामिल होने से भारत के हितों के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि चीन के लिए चाबार को ग्वादर से जोड़ना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के CPC के खिलाफ बलूच गुरिल्ला युद्ध अब तेज हो गया है और यह सरहद तक पहुंच गया है। बलूच लड़ाके चीनी और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अब पाकिस्तान की संसद में भी बलूचिस्तान को गंवाने की चर्चा शुरू हो गई है। पाकिस्तान के कई सैन्य समर्थक राजनेता खुले तौर पर स्वीकार करने लगे हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ अब कमज़ोर हो गई है और बलूच लोग स्वतंत्रता आंदोलन विद्रोहियों का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बोलते हुए सांसद मौलाना फजल उर रहमान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में नियंत्रण खो दिया है।
बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान की सी पैक परियोजना के खिलाफ प्रतिरोध तेज हो गया है। बलूच समर्थक स्वतंत्रता समूह ने पहले ही चीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी दी है कि बलूचों की सहमति के बिना किसी भी देश को बलूचिस्तान के संबंध में पाकिस्तान के साथ व्यापार, सुरक्षा समझौते या किसी भी सौदे में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसे में ईरान का यह सुझाव कि चीन को चाबार को ग्वादर से जोड़ने में मदद करनी चाहिए, आग में घी डालने का ही काम करेगा। आइए हम बात करें इसराइल की। इसराइल से दुश्मनी मोल ले रहे तुर्की को सबसे बड़ी जानी दुश्मन ग्रीस ने जोरदार झटका दिया है। इसके साथ ही भूमध्य सागर क्षेत्र में एक नई सामरिक होड़ शुरू हो चुकी है, जहां एक और इसराइल और तुर्की के बीच सीरिया में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस ने अपने सैन्य इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोताकिस ने संसद में घोषणा की है कि उनका देश अगले 12 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में 25 अरब यूरो यानी कि लगभग 27 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने का फैसला किया है। इस डिफेंस इन्वेस्टमेंट को एक्लिस शील्ड नाम दिया गया है, जिसका मकसद एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करना है। वहीं ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने देश की संसद को बताया कि ग्रीस पारंपरिक रक्षा प्रणालियों से हटकर मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होने वाली मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एडवांस कमांड यूनिट्स पर केंद्रित एक हाई टेक्नोलॉजी नेटवर्क रणनीति की तरफ बढ़ने की योजना बना रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया अब उस तरह की जंग का सामना कर रही है जिसकी तैयारी पारंपरिक सेनाओं ने नहीं की थी। अब हम एक अलग किस्म के युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अब सोच बदल रहे हैं। एशियन सागर को सिर्फ बेड़े से नहीं बल्कि तकनीकी नेटवर्क से भी सुरक्षित करना होगा। ग्रीस ने 2010 के आर्थिक संकट के बाद अपने डिफेंस खर्च में भारी कटौती कर दी थी और 2018 तक वो लगातार डिफेंस खर्च में कटौती करता रहा, लेकिन अब उसने डिफेंस खर्च में भारी भरकर इजाफा करने की घोषणा की है। ग्रीस, पोलैंड, एस्टोनिया और लातविया के साथ उन कुछ नाटो सदस्यों में से एक है जो पहले से ही अपनी जीडीपी का 3% से ज़्यादा रक्षा पर खर्च करते हैं। ग्रीक वित्तीय संकट 2010 से 2018 ने एथेंस को अपना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रक्षा खर्च में भारी कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अब एशियन सागर में तुर्की के साथ ऐतिहासिक क्षेत्रीय विवाद और भूमध्य सागर में अंकारा की बढ़ती आक्रामकता का मतलब था कि एथेंस लंबे समय तक अपनी रक्षा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अब ग्रीस ने 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के डिफेंस खर्च की घोषणा की है, जिससे वो 12 सालों में अपने देश की रक्षा को मजबूत करेगा। एक्लिस शील्ड ग्रीस की सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजना है, जिसमें मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। यह प्रणाली मिसाइल, बैलिस्टिक एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन और ड्रोन जैसे खतरों को देश को बचाव करेगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2.8 अरब यूरो, करीब 3 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को 2027 तक ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीस इसके लिए इसराइल से बातचीत कर रहा है। मित्सोताकिस ने संसद में कहा है कि ग्रीस के पास पहले से ही अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, लेकिन नई मांगों को देखते हुए इसराइल से मिलिट्री सहयोग की उम्मीद की जा रही है। ग्रीक मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि एथेंस डिफेंसिव ड्रोन हासिल के लिए इसराइल के साथ बातचीत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद में अपने भाषण के दौरान मिसाइल रोधी क्षमताओं को बढ़ाने में इसराइल को एक रणनीतिक साझेदार बताया है। उन्होंने कहा कि ग्रीस के पास पैट्रियट सिस्टम है, लेकिन मौजूदा मांग की वजह से 4 से 5 साल में एक नई प्रणाली की जरूरत हो सकती है। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रीस इजरायली बराक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए भी काफ़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है। अगर दोनों देशों में सहमति बन जाती है तो ग्रीस बराक से पुराने हो चुके सोवियत जमाने के S-300 सिस्टम की जगह तैनात करेगा। बराक एक शॉर्ट रेंज सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो हवाई जहाज, एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन से देश की रक्षा करने में सक्षम है। इसके अलावा फ्रांस, इटली और नॉर्वे से भी संभावित साझेदारों में शामिल है। डेंडियास ने कहा है कि अब हर विदेशी रक्षा सौदे में 25% ग्रीस की भागीदारी जरूरी होगी, यानी ग्रीस की डिफेंस इंडस्ट्री भी इस प्रोजेक्ट में भागीदार बनेगा। माना जा रहा है कि स्ट्रेटजी के पीछे जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, जिसका मकसद तुर्की की आक्रामकता को काउंटर करना है। सीरिया, गाज़ा और पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की गतिविधियों ने इसराइल और ग्रीस को एक दूसरे के काफ़ी करीब ला दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने हाल ही में ईद के दौरान कहा था कि या अल्लाह, ज़ायोनिस्ट इसराइल को तबाह कर दो। इसके जवाब में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सहार ने उन्हें खतरनाक तानाशाह करार दिया था। ग्रीस और इसराइल दोनों इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC का हिस्सा है, जो भारत, UAE, सऊदी अरब, इसराइल, ग्रीस और यूरोप को जोड़ने के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तुर्की इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसे अलग थलग कर देता है। आपको बता दें कि ग्रीस और तुर्की के बीच ऐतिहासिक विवाद है, जैसे 1974 का साइप्रस युद्ध, एजियन सागर में गैस भंडारों पर दावा और समुद्री सीमाएं।
ऐसे में अगर ग्रीस भारत और इसराइल जैसे देशों के साथ नज़दीकी रिश्ता कायम करता है तो तुर्की का परेशान होना निश्चित होगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने ग्रीस में आयोजित आयनोचोस 25 मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, जिसमें दोनों देशों के सैन्य संबंधों को और मजबूती मिली थी। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.